आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और एक नए क्लास की ओर चलते हैं। और इस क्लास के अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। इस क्लास के अंतर्गत आप पढ़ेंगे अंग्रेज़ों की तत्कालीन भारत में क्या सीमांत नीति थी। अगर हम सीमांत नीति को इंट्रो कराऊं तो सीमांत नीति का मतलब हो गया कि उस समय अंग्रेज़ों की भारत में विदेश नीति क्या थी। क्योंकि उस समय जब भारत में 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, अंग्रेजों का भारत उपनिवेश हुआ करता था और भारत चूंकि गुलामी की दास्तान में बना हुआ था, तो हर सरकार का अपना उत्तरदायित्व होता है कि वो अपनी विदेश नीति का निर्वहन करे। तो हर देश की विदेश नीतियां अलग होती हैं, हर सरकार की अपनी विदेश नीतियां अलग होती हैं। तो ब्रिटेन की उस समय विदेश नीति क्या थी? क्योंकि अगर हम उस स्थिति में भारत के मैप को देखते हैं तो नेपाल हुआ, भूटान हुआ, म्यांमार हुआ और अफगानिस्तान अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखे थे। जब वो स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए रखे हुए थे, तब अंग्रेजों ने उन देशों के साथ कैसा व्यवहार किया और उन्होंने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत इन देशों में कौन कौन से दूत मंडल भेजे और इन देशों के साथ कौन कौन से युद्ध हुए। इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे संगोली की संधि क्या थी। इसी के अंतर्गत भूटान में पढ़ेंगे आप ल्हासा की संधि क्या थी। और ये पढ़ेंगे म्यांमार को, बर्मा को भारत में विलय करने के लिए 3 बर्मा युद्ध करने पड़े। उसमें आप देखेंगे हेस्टिंग्स की नीति क्या थी, डलहौजी की नीति क्या थी और डफरिन की नीति क्या थी। वहीं आप अफगान नीति में पढ़ेंगे कि अफगान नीति में कौन कौन से वो स्टेज आए, कौन सी फॉरवर्ड पॉलिसी थी, कौन सी वो आक्रामकता की सिद्धांत था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास किए। तो इसके अंतर्गत आप तीनों अफगान युद्ध पढ़ने वाले हैं। आप नेपाल की वो संधि पढ़ने वाले हैं जिस नेपाल की संधि के द्वारा अंग्रेजों को भारत में एक ऐसे सैनिक मिलने लगे थे, ऐसी गोरखा रेजिमेंट गठित की थी जिन्होंने अंत तक अंग्रेजों का साथ दिया। जब 1857 की क्रांति हुई थी, उस 1857 की क्रांति में अगर अंग्रेजों को भारत में इतने बड़े क्या बोलते हैं संघर्ष को या विद्रोह को दबाने में सबसे अधिक भूमिका निभाई थी, तो वो गोरखा रेजिमेंट थी। तो आप समझेंगे इसमें कि नेपाल युद्ध जब हुआ तो 1816 ईस्वी में जो सुगौली की संधि हुई, उस सुगौली की संधि के बाद भारत में अंग्रेजों ने एक ऐसी सेना का गठन किया जो हमेशा अंग्रेजों के प्रति वफादार रही। तो आप इस क्लास के अंतर्गत वो सारे डायमेंशन पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। आपका स्वागत है इस क्लास में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलते हैं हम इस क्लास के दौरान। तो आपको इस क्लास में मैं बता चुका हूं कि हम अंग्रेजों की विदेश नीति पढ़ने वाले हैं, उस समय की विदेश नीति। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। हम पढ़ते हैं अंग्रेजों की विदेश नीति। अब विदेश नीति का तात्पर्य क्या हुआ, तो सबसे पहले हम हेडिंग्स डालते हैं अंग्रेजों की विदेश नीति। अंग्रेजों की विदेश नीति, अंग्रेजों की विदेशी नीति, विदेश नीति। तो इन विदेश नीति में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमने आपको बताया है कि हम पढ़ेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध, भूटान, बर्मा, म्यांमार, वही बर्मा म्यांमार और अफगान पॉलिसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि विदेश नीति क्यों आवश्यक होती है। विदेश नीति, ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, चलिए इस कलर को लेते हैं। विदेश नीति क्यों आवश्यक होती है, क्यों? सबसे पहले विदेश नीति क्यों आवश्यक होती है इस बात पर हम आपको बताना चाहेंगे। मान लीजिए आज भारत है, तो भारत विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाए रखता है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, रूस हो, कोई भी देश हो, चाहे वो अरब कंट्री हो। इसके माध्यम से हर सरकार का उद्देश्य ये होता है कि वो अपने देश को सुरक्षित रखे और अपने देश को, अपने जनता को वो चीजें मुहैया कराए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के मानक के अनुरूप होती हैं। तो उस समय जब अंग्रेज भारत में आए, तो अंग्रेजों ने भी भारत के सीमांत देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाए। व्यापारिक संबंध के साथ साथ अंग्रेजों का जो प्राथमिक उद्देश्य था वो ये था कि किसी भी प्रकार से इन देशों को, इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेना। क्योंकि दो फैक्ट्स पढ़ने होंगे आपको, क्योंकि दो चीजों यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो हो जाती है अंग्रेजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां, और दूसरी
भारतीय स्थितियां, भारतीय स्थितियां। अब इसका मतलब क्या हुआ सर? अंतरराष्ट्रीय स्थितियों में देखिए आप, अंतरराष्ट्रीय स्थितियों में देखेंगे जब ब्रिटेन ने भारत को गुलाम बना लिया, उपनिवेश स्थापित कर लिया, तो हो क्या रहा था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ चेंजमेंट हो रहे थे। उस समय फ्रांस का उत्कर्ष हुआ। जब फ्रांस का उत्कर्ष हुआ तो उन लोगों को ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए जैसे भारतीय प्रदेश जो है, ये भारतीय प्रदेश है, यहाँ अफगानिस्तान की स्थिति है, यहाँ हम देखें तो बर्मा की स्थिति है, यहाँ हम देखते हैं भूटान की स्थिति है, और हम देखते हैं यहाँ नेपाल की स्थिति है। तो ये जो देश हैं, ये देश उस समय स्वतंत्र हुआ करते थे, इनका सबका अपना अस्तित्व था, पृथक अस्तित्व था। तो आप ये देखिए, मान लीजिए रूस का अभ्युदय हो रहा है और रूस अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। अगर रूस को भारत पर आक्रमण करना होगा तो वो किन रास्तों से कर सकता है? तो वो यहाँ अफगानिस्तान के रास्ते भी आ सकता है, यहाँ वो नेपाल से भी अपनी संधि स्थापित करके बर्मा म्यांमार से संधि स्थापित कर लेगा कि चलिए हमारे इस रास्ते से हम भारत पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। भारत पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब है कि वो अंग्रेजों पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। तो अंग्रेजों का प्राथमिक उद्देश्य यह था कि किसी भी प्रकार से अपने साम्राज्य को सुरक्षित करना है, क्योंकि अगर अपने साम्राज्य को सुरक्षित नहीं करेंगे तो विदेशी शक्तियां आकर देश में नियंत्रण कर लेंगी और ब्रिटिश की सत्ता भारत से चली जाएगी। और भारत से अगर ब्रिटिश की सत्ता जाएगी तो उनका व्यापार तो खत्म हो ही जाएगा। अंतरराष्ट्रीय छवि जो ब्रिटेन की बनी थी कि ब्रिटेन अभी तक अपराजित है, कोई भी राष्ट्र ब्रिटेन को हरा नहीं सकता है। जब ऐसी स्थितियां बनी हैं तो ब्रिटेन हमेशा यही चाहेगा कि किसी भी प्रकार से इन देशों को अपने नियंत्रण में किया जाए। एक एंगल। अब दूसरा हमें और देखना होगा भारतीय परिस्थितियां। देखिए कोई भी राज्य हो वो साम्राज्यवादी होते हैं, हर राष्ट्र की अपनी पॉलिसी होती है। आप साम्राज्यवाद को चाहे नीतिगत उचित ठहरा दें, अनुचित ठहरा दें, वो आपका उद्देश्य है, लेकिन सामान्यतः हर देश प्रयास करता है कि हमारे साम्राज्य में विकास हो। आप देखेंगे कि सबसे पहले हम नेपाल की पॉलिसी आपको पढ़ाएंगे, तो नेपाल में उस समय जो वहां का नेपाल का सेनापति होगा, नेपाल के सेनापति अपने क्षेत्र को विस्तार कर रहा था। और जब वो विस्तार करेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ तक उसकी सीमाएं आने लगेंगी। वो जब उत्तर प्रदेश तक, गोरखपुर तक वो अपनी सीमाओं को लाएगा, तो एक तरफ तो वो अपना विस्तार कर रहा है, तो अंग्रेज उसका विरोध करेंगे। अगर मान लो अंग्रेज विरोध नहीं भी करते तो क्या होगा? तो वो और विस्तार करेगा और अंग्रेजी साम्राज्य को दिक्कत होगी। तो इसी प्रकार की पॉलिसी आप नेपाल के लिए देखेंगे, इसी प्रकार की बर्मा बर्मा के लिए देखेंगे, और अफगानिस्तान के लिए कुछ अलग पॉलिसी पढ़नी होंगी। मैं आपको वो सब स्थितियां पढ़ाने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस विदेश नीति के अंतर्गत, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेज और नेपाल, अंग्रेज वर्सेस नेपाल। नेपाल के मैप को पहले, सबसे पहले मैं नेपाल के मैप को ड्रॉ करके बता दूं कि नेपाल की स्थिति क्या थी। उससे आपको ये रही, अगर ये भारत है तो नेपाल की स्थिति ये है। आप जानते होंगे नेपाल की स्थिति हो, ये नेपाल की स्थिति है, आपको मैप में दिख रहा है। इसको मोटे तौर पर आप नेपाल मान लीजिए, नेपाल है, ठीक है। अब नेपाल में क्या हुआ कि उस समय जो नेपाल के शासक थे वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, और विस्तार का साम्राज्य करते हुए नेपाल के लोगों ने यहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। तो उनका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक हो गया था? तो वो हो गया था उत्तर प्रदेश में गोरखपुर तक, गोरखपुर तक। जब गोरखपुर तक विस्तार हो गया तो अंग्रेजों ने इसका विरोध किया, क्योंकि साम्राज्यवादी विचारधारा इनकी भी थी, और साम्राज्यवादी विचारधारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल दोनों की थी। तो अंग्रेजों ने यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगाया कि आप साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते हैं, लेकिन साम्राज्य विस्तार वो करेंगे। उस समय भारत का जो गवर्नर था, अंग्रेजों का जो गवर्नर था, वो था लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग कौन है? उस समय भारत का ब्रिटिश इंग्लिश गवर्नर जनरल है। लॉर्ड हेस्टिंग ने इसका विरोध किया और तुरंत कार्रवाई की, और कार्रवाई करते हुए ब्रिटेन की जो सेना थी, ब्रिटेन की जो सेना थी
वो डेविड ऑक्टोलोनी के नेतृत्व में कहाँ पहुंच गई? तो वो पहुंच गई नेपाल। और नेपाल में कहाँ पहुंचती? तो एक स्थान है मकनपुर। मकनपुर मकनपुर में ये पहुंच गई। और मकनपुर में पहुंचने के बाद उस समय जो शासक थे नेपाल के, वो सामने आए और एक युद्ध हुआ। युद्ध की स्थिति किस समय हुई? तो ये पहला हो रहा है, इसको बोलते हैं हम आंग्ल। अब क्या होगा? अब होगा युद्ध। तो आप देख रहे हैं, इस युद्ध को हम देखते हैं इतिहास में किस नाम से? तो इसको देखा जाता है आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल। तो आपको बहुत विस्तार में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही जानना है कि उस समय नेपाल विस्तार कर रहा था। अंग्रेज भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जा रहे थे, इसलिए दोनों में युद्ध हुआ। और आंग्ल नेपाल युद्ध जो हो रहा है वो कब हो रहा है? तो इसकी जो समय है वो है 1814 से लेकर 1816 ईस्वी। 1814 से लेकर 1816 तक, 1812 से लेकर, सॉरी 1814 से लेकर 1860 तक, 1814 से लेकर 1816 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया। अब इस नेपाल युद्ध में अंततः 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 अंग्रेज जीत गए और नेपाल हार गया। नेपाल हार गया। ठीक है, आपको इतनी क्लैरिटी हो गई कि इस युद्ध में नेपाल हार गया। इस युद्ध में नेपाल हारते ही अब अंग्रेजों ने नेपाल से एक संधि का प्रस्ताव रखा, जिस संधि का नाम है सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि। सुगौली की संधि कब हुई? तो 1816 ईस्वी में। 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि किन किन के मध्य हो रही है? तो आपको एकदम क्लियर है कि वो संधि जो हो रही है वो अंग्रेज बनाम नेपाल के मध्य में हो रही है। इस संधि में जो शर्तें रखी गई, उन शर्तों को अगर हम देखें तो पहली शर्त अंग्रेजों ने रखी, अंग्रेजों की वही शर्त पहली वाली, कि सहायक संधि होगी और सहायक संधि के अंतर्गत हमारा जो रेजिडेंट है वो आपके देश में रहेगा, काठमांडू में रहेगा। अंग्रेज रेजिडेंट रेजिडेंट क्यों रहेगा? क्योंकि अंग्रेज रेजिडेंट इसलिए रहेगा, एक मिनट मैं थोड़ा चेक कर लूं कि ये बैकग्राउंड आपको सही नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। हाँ, एकदम क्लियर है। तो क्या रखी गई शर्त? तो अंग्रेज रेजिडेंट कहाँ रहेगा? वो रहेगा, क्या बोलते हैं, काठमांडू में। क्यों रहेगा? क्योंकि अब नेपाल की जो भी विदेशी नीति होगी उसका निर्धारण वही रेजिडेंट करेगा। कौन रेजिडेंट करेगा? तो वो रेजिडेंट करेगा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्त करेगी। तो इसकी पहली शर्त जो है वो है कि काठमांडू जो नेपाल की राजधानी थी, काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। रेजिडेंट रहेगा। रेजिडेंट का मतलब आप ये समझिए, रेजिडेंट का मतलब है अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया एक ऐसा अधिकारी जो नेपाल देश में रहेगा, नेपाल के राजा के दरबार में रहेगा और नेपाल की सारे विदेश नीतियों का निर्वहन वो करेगा। उसके आदेश के बिना नेपाल ना तो किसी से युद्ध करेगा, ना संधि करेगा, ना कोई विदेशी व्यक्ति, यूरोप से संबंधित व्यक्ति है जो नेपाल में आएगा। ठीक, अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। दूसरी शर्त इसमें क्या हुई? दूसरी शर्त के अंतर्गत अब क्या था, सिक्किम जो था, सिक्किम सिक्किम को स्वतंत्र मान लिया गया। स्वतंत्र मान लिया गया। अभी तक जो सिक्किम था उस सिक्किम पर नेपाल अपना दावा प्रस्तुत करता था, लेकिन शर्त हुई कि अब सिक्किम पर नेपाल का अधिकार नहीं रहेगा। और इसके साथ साथ अब अंग्रेजों को कुछ महत्वपूर्ण जगह मिल गई थी, जिन जगहों को
अंग्रेज अनुकूल वातावरण में रहेंगे। अब उनको वो ठंडी ठंडी जगह मिल चुकी थी जिनकी भारत में उनको तलाश थी। अभी तक भारत की गर्म जलवायु अंग्रेजों के लिए बर्दाश्त से बाहर थी, लेकिन तब भी न, अब लेकिन अंग्रेजों को बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलेंगी, जिसमें से आप देखिए, जिसमें मिल जाए गहड़वाल, गहड़वाल, नैनीताल, नैनीताल, गहड़वाल, नैनीताल, और भी शिमला, शिमला, ये ये जो क्षेत्र थे अब अंग्रेजों को मिल गए, और अंग्रेजों ने अपने आने वाले समय में यहीं पर अपने क्षेत्रों को विस्थापित कर लिया था। तो ये रही आंग्ल नेपाल संधि। और एक शर्त और देख लीजिए, इस संधि के बाद क्या हुआ था कि नेपाली गोरखा, नेपाली लोग, नेपाली गोरखा, नेपाली गोरखा, नेपाली गोरखा ब्रिटिश ब्रिटिश सेना में भर्ती होने लगे। ब्रिटिश सेना, ये युद्ध चल रहा था, तभी अंग्रेजों ने कुछ नेपालियों को, कुछ गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। तो इस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों को यह फायदा हो गया कि अब इनकी विदेश नीति उसके नियंत्रण में आ गई, और साथ साथ में क्या हुआ कि अच्छे अच्छे क्षेत्र मिल गए, और एक गोरखा रेजिमेंट को गठन कर दिया गया, और गोरखाओं की भर्ती अब भारत में की जाने लगी थी। तो इतने जो लाभ हैं वो अंग्रेजों को मिल चुके थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इतने में आप समझ गए कि अंग्रेजों का और नेपाल का संबंध कितना था। बस इससे ज़्यादा जानने की नीड कुछ भी नहीं है, और इससे डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ बचता भी नहीं है, और ऐसी कोई नीड भी नहीं है कि हमको पढ़ना हो, क्योंकि पढ़ाई जो है वो अनंत चीज़ है। आप अगर पीएचडी करने के लिए ही बैठ जाएं तो फिर आंग्ल नेपाल युद्ध ही पढ़ते रहें, कई किताबें पढ़ लें, उन किताबों के माध्यम से आप अपार ज्ञान की प्राप्ति कर लें। क्या वो अपार ज्ञान की प्राप्ति एग्जाम में कभी काम आएगी? आ सकती है। मान लीजिए उस बहुत अच्छी तैयारी कर गए आप, नेपाल युद्ध हम देखते हैं कि कहाँ से कोई क्वेश्चन आता है, और उसी दिन हुआ ये कि उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा होता है, ये खासकर मेंस की स्थिति में होता है। जब आप मेंस लिखेंगे तो आप देखेंगे जैसे आपने तैयार किया, कुछ प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर में एक अच्छा सा लिखा कि गुप्ता काल की आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है। अब वो गुप्त काल में न पूछकर उसने मौर्यन आर्ट एंड कल्चर पर पूछ लिया, उसने पोस्ट गुप्ता पर पूछ लिया, उसने मध्यकालीन भारत पर पूछ लिया, लेकिन आपके मन में वही भरा है, तो आप गोल गोल घूम कर जाएंगे भाई। ये मानव मस्तिष्क की उपज, ये गलतियां अक्सर सब लोग करते हैं। तो ये गलतियां होती हैं एग्जाम में, क्योंकि पूछे कुछ, हमें जो याद होता है हम गोल गोल घुमा के वहां ले वही जाएंगे जो हमको पता होगा, क्योंकि हमको तो ये दिखाना है ज्ञान तो मेरे पास है, मेरे जैसा ज्ञान तो किसी के पास नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि आंग्ल नेपाल युद्ध के साथ साथ ये स्थितियां हुई। आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हो गया। तो देखो स्लाइड पर हम आपको सबसे पहले बता दें, हमने नेपाल को पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं भूटान की ओर। भूटान, तो भूटान के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। भूटान के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अंग्रेज, अंग्रेज वर्सेस भूटान, भूटान। तो भूटान के बारे में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भूटान से ऐसे कोई प्रश्न नहीं आए हैं अभी तक, तो इसकी संभावना नहीं है, तो हमको इसको एकदम नहीं पढ़ना है। तो भूटान को हमको पढ़ना नहीं। अब हम कहाँ चलते हैं? अब हम चलते हैं, भूटान पढ़ लिया, अब बचा हुआ है हमारा म्यांमार। म्यांमार तो हम देखेंगे अब, जब नहीं है जरूरत तो उसको हम क्लियर कर देते हैं। अब हम देखेंगे अंग्रेज, अंग्रेज वर्सेस बर्मा। बर्मा, बर्मा को ही म्यांमार कहा जाता है, आप जानते होंगे। म्यांमार, म्यांमार। अब सबसे पहले मैं आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा कि म्यांमार कहाँ है। अगर मैं चाहता तो मैप एक गूगल खोलूंगा, म्यांमार का मैप भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है क्योंकि मैप आप अपने पुस्तक में देखें
और मैप जो ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, खुद आना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, इस एग्जाम की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आपको पूरे एग्जाम में जो 1750 नंबर का होगा उसमें आपको अपनी कलम का ही उपयोग करना है। कलम से ही आपको चित्र बनाने हैं, तो चित्र बनाने की जो अभ्यास है वो आपको कलम से ही करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैप को। तो ये रहा भारत का, ये रहा भारत का मैप। और म्यांमार का क्षेत्र ये रहा, ये है म्यांमार। म्यांमार। तो आप म्यांमार की स्थिति को जान गए हैं कि म्यांमार की स्थिति ये है। अब इसी म्यांमार, इसी बर्मा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस बर्मा के बारे में हमें क्या पढ़ना है, तो हम चलते हैं बर्मा की ओर और देखते हैं कि बर्मा के बारे में क्या। अंग्रेजों ने बर्मा को अपने नियंत्रण में लाने के लिए 3 युद्ध किए। बर्मा के विलय के लिए अंग्रेजों ने 3 युद्ध किए, जिन युद्धों की हम समय जानेंगे और इनकी संधियों को जानेंगे, और इससे ज्यादा विस्तार की कोई जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि म्यांमार का उस समय जब उत्कर्ष हो रहा था, तो पहले जब ब्रिटेन भारत में आया, उस समय म्यांमार का अपना, बर्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। बाद में परिवर्तन आया, और परिवर्तन के बाद उस समय म्यांमार और रसिया के मध्य में कुछ अच्छे संबंध होने स्टार्ट हो गए थे। अंग्रेजों ने तत्काल एक्शन लिया। एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये थी कि म्यांमार भी अपने शासन को विस्थापित करते हुए साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था, और उसने मणिपुर आदि क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया था, और मणिपुर के आगे भी बढ़ रहा था। तब अंग्रेजों ने तुरंत एक्शन लिया, और अंग्रेजों ने रोका, और इनके क्षेत्र को, काफी क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिससे लॉर्ड हेस्टिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप देखिए, अब हमें क्या करना है, इनको नियंत्रण करने के लिए, बर्मा को नियंत्रण करने के लिए, या म्यांमार को नियंत्रण करने के लिए अंग्रेजों ने कितने युद्ध लड़े, तो लोगों ने इसके लिए 3 युद्ध लड़े। 3 युद्ध। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि 3 युद्धों को लड़ना पड़ा। 3 युद्धों में कब कब लड़े गए, तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं युद्ध कब कब लड़े गए। तो पहला युद्ध लड़ा गया 1824 ईस्वी से लेकर 1836 ईस्वी, 26 ईस्वी, 1826 ईस्वी आपको दिख रहा होगा। और इस युद्ध का अंत किससे हुआ, तो इसमें लास्ट में एक संधि हुई जिसका नाम था यानडूब की संधि। यानडूब की संधि। यानडूब की संधि। तो आपको पता लग गया कि एक संधि, यानडूब की संधि हुई थी 1824 से 26 तक। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। इसको हम बोलते हैं प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। आंग्ल का मतलब ब्रिटेन होता है, और बर्मा का मतलब बर्मा समझ रहे, और सब आज का वर्तमान म्यांमार। तो आंग्ल प्रथम बर्मा युद्ध कब होता है, मैं प्रथम द्वितीय भी लिख दूं तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। प्रथम, और थोड़ा डिटेल में, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है आपको समझ में आ रहा होगा, और स्पष्ट लिखते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो कब हो रहा है, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो हो रहा है वो 1824 से लेकर 1826 तक संपन्न हुआ, और इसमें यानडूब की संधि हुई। तो एक युद्ध में आपने ये पढ़ लिया, समय ये है किन किन के मध्य हो रहा है, तो इसमें भी कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर हम द्वितीय देखें, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, तो ये कब हो रहा है, तो ये हो रहा है 1852 ईस्वी में। 1852 ईस्वी में जब होगा, तो इसमें कोई संधि नहीं होगा, क्योंकि इस संधि में इसलिए नहीं होगी, वो मैं आगे परिस्थितियां बता रहा हूँ, इसमें कोई संधि नहीं होगी। वहीं अगर हम देखें तो तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब संपन्न होगा, तो ये होगा 1885 ईस्वी।
ये तीन युद्ध हैं और तीनों युद्धों को मैंने यहाँ वर्णित कर दिया है। आंग्ल आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल वर्मा युद्ध, तो तीन युद्ध हुए। अब हम चलते हैं प्रथम युद्ध की ओर, थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। उसके बारे में ये पढ़ेंगे कि कौन उस समय भारतीय गवर्नर जनरल था जिसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़े गए, क्योंकि ये डिपेंड ये भी करता है कि गवर्नर जनरल कैसा था। अगर गवर्नर जनरल शांति प्रिय होगा तो उस समय युद्ध नहीं होंगे। लेकिन एक बात ये समझिए कि हम जैसे जब भी बात करते हैं कि लॉर्ड हेस्टिंग की करें या लॉर्ड डलहौजी की करें, किसी की भी करें, दो दृष्टिकोण होते हैं इतिहास में। एक तो दृष्टिकोण वो होता है जिसका मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। जो कोई विदेशी व्यक्ति या वो राष्ट्रवादी व्यक्ति जिस देश में अंग्रेजों की सरकार रही है वो मूल्यांकन करेगा, जैसे हम मूल्यांकन कर रहे हैं, मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ, आप मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये जो मूल्यांकन का आधार है ये हमारी राष्ट्रीयता को लेकर, हमारे देश को लेकर है। एक मूल्यांकन अंग्रेज करते होंगे अपने देश से कि लॉर्ड हेस्टिंग ने या कुछ गवर्नर ने कैसा काम किया, तो जिसने जितना ज्यादा विस्तार किया होगा वो लोग उतना गर्व करते होंगे। और हमारे लिए जो जितना ज्यादा विस्तार करेगा, जितनी गलत नीति होंगी वो खराब होगा। तो ये दोनों कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है कि किसको हम सही मान लें, किसी को गलत मान लें। क्योंकि इतिहास लेखन में आप एक इमेजिन करिए, जैसे आज इमेजिन करते जैसे भारत संयोग से ब्रिटेन का उपनिवेश आज भी होता, तो जब ब्रिटेन उपनिवेश होता और भारत का इतिहास लिखा जा रहा होता, तो भारत के इतिहास में शहीद भगत सिंह का दर्जा क्या होता? क्या शहीद भगत सिंह का दर्जा एक शहीद का होता? कि ब्रिटेन का इतिहास जब ब्रिटेन के लोग लिखते तो शहीद भगत सिंह को क्या दिखाने का प्रयास करते? वो उनके बारे में एकदम अच्छा नहीं लिखते, क्योंकि हमारे लिए वो शहीद हैं, लेकिन उनके लिए तो वो विरोधी व्यक्ति रहे होंगे। हम गांधी जी को महान बताते हैं, ये हमारा दृष्टिकोण है। लेकिन ब्रिटेन के लोग गांधी जी को महान नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे ब्रिटेन के लिए। तो हर इतिहास का अपना अपना नजरिया होता है, इसी को हम बोलते हैं इतिहास लेखन की उपागम या इतिहास लेखन का दृष्टिकोण। और उस दृष्टिकोण में कई डिवाइडेशन है, जिसमें वामपंथ है, दक्षिण पंथ है, मार्क्सवाद है, कुछ और भी ज्यादा है, स्त्रीवाद हो गया, दलितवाद, ये सब छोड़िए। लेकिन हम सामान्यतः ये देखते हैं कि इन दो डायमेंशनों में कि कोई विदेशी व्यक्ति जब इतिहास लिखता है तो कैसे होता है। क्योंकि देखिए अभी कुछ चीजें बदल रही हैं, इतिहास लेखन की जो नौ विचारधारा है वो बेहतर है और उसमें बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रथम प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध को। बहुत डिटेल में नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ जिसमें ये तीनों यहीं कवर हो जाए। यहाँ देखो, आ ये देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यहाँ हम प्रथम कवर कर लेंगे, यहाँ हम कर देंगे द्वितीय, द्वितीय बर्मा युद्ध। अब हम आंग्ल शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, आप समझ रहे होंगे इतना। द्वितीय, और यहाँ हम करेंगे तृतीय, तृतीय बर्मा युद्ध। अब इन तीनों को हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, जिससे आपकी क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगी, आप और बेहतर लिख पाएंगे। आप देखिए प्रथम बर्मा युद्ध कब होगा, तो समय आप समझ चुके हैं, 1824 से लेकर 1826 ईस्वी। इसमें भारत का गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आते हैं कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो गवर्नर जनरल जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब गवर्नर जनरल में देखिए, उस समय है गवर्नर जनरल जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग एक आक्रामक व्यक्ति था,
इसलिए उस समय ब्रिटेन की नीतियां जो रही वो बहुत आक्रामक रही। लॉर्ड हेस्टिंग ऐसा पहला गवर्नर था जिसने भारत में मुगलों की सत्ता या अधीनता मानने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुगल हमारे अधीन है, ना कि हम मुगलों के अधीन। इसलिए एक आक्रामक व्यक्ति था। तो लॉर्ड हेस्टिंग इस समय गवर्नर था। इसमें संधि कौन सी हुई, तो संधि का नाम मैंने आपको लिखा है, संधि का नाम था यानडूब की संधि। यानडूब की संधि। यानडूब की संधि। यानडूब की संधि। यानडूब की संधि कब हुई, तो 1826 ईस्वी। 1826 ईस्वी में तो हुई, लेकिन इसकी एक शर्त हम देख लेते हैं, क्योंकि शर्त के द्वारा कुछ चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इस शर्त के द्वारा जो म्यांमार था, बर्मा था, उसने मणिपुर को स्वतंत्र मान लिया गया। तो मणिपुर की जो स्थिति थी वो एक स्वतंत्र शासन, स्वतंत्र राज्य की हो गई। तो इस संधि के अंतर्गत मणिपुर को स्वतंत्र राज्य मान लिया गया और इसी युद्ध में लोगों को अराकाम, अराकान, अराकान, योमा और भी ज्यादा क्षेत्र इनको इस युद्ध में प्राप्त हुए। इसलिए ब्रिटेन की संसद ने इस बात से खुश होकर कि इस समय अंग्रेजों को इस युद्ध में बहुत लाभ हुआ था, लाभ इतना हुआ था कि अभी तक जो युद्ध अंग्रेजों ने लड़े थे, चाहे वो नेपाल का रहा हो, उन युद्धों में इतनी ज्यादा इन लोगों का भी लाभ नहीं हुआ था इसमें, क्योंकि एक विस्तृत क्षेत्र भी मिल गया था और दूसरी तरफ से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा था। तो इस युद्ध में बहुत ज्यादा लाभ हुआ था अंग्रेजों को। तो इसी युद्ध में खुशी होने के बाद ब्रिटेन की संसद ने लॉर्ड हेस्टिंग को आर्ल ऑफ अराकान की उपाधि दी थी। आर्ल ऑफ अराकान। अराकान। आर्ल ऑफ अराकान क्यों, कि अराकान का ये मोती है, क्योंकि अराकान के क्षेत्र को इसने अपने नियंत्रण में कर लिया था, इसलिए आर्ल ऑफ अराकान कहा गया था लॉर्ड हेस्टिंग को। इतनी क्लियर हो गई। समय बीतता गया और द्वितीय बर्मा युद्ध कब होगा, तो द्वितीय बर्मा युद्ध होगा 1800 1848 को। तो दूसरा युद्ध 1800, सॉरी, 1852 ईस्वी। 52 ईस्वी। इसमें गवर्नर जनरल कौन रहेगा, या गवर्नर जनरल कौन रहेगा, तो गवर्नर जनरल रहेगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी। डलहौजी एक ऐसा नाम है कि जिसे भारत में सबसे ज्यादा लोग जानते होंगे। क्यों जानते होंगे, भारत में जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा होगा भारतीय इतिहास, वो भी डलहौजी को जानता है। क्योंकि भारत में एक सीरियल स्टार्ट हुआ था, झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। वो सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ, भारत के अधिकांश महिला पुरुष अधिकांश लोगों ने देखा, और जब देखा तो उसमें डलहौजी की नीतियां बहुत अच्छे अच्छे से वर्णित थी, क्योंकि गोद निषेध का नियम लगाया था उसने। तो उस सीरियल के माध्यम से भारत के अधिकांश लोग, सबसे पॉपुलर व्यक्ति डलहौजी, डलहौजी ने रिफॉर्म्स भी किए हैं। डलहौजी की आक्रामक नीति थी, लेकिन भारत के लिए कुछ रिफॉर्म्स किए, और वो रिफॉर्म्स आगे हम पढ़ेंगे। अब उसको रिफॉर्म्स आप नहीं भी मान सकते हैं, क्योंकि वो तत्कालीन ब्रिटेन सरकार ने अपने हित के लिए किए थे, लेकिन उससे भारत को भी लाभ हुआ था। और अगर लाभ हुआ है तो आप इतिहास में एक स्टूडेंट है, तो आप तटस्थता के आधार पर किसी का मूल्यांकन करिए, ना कि आप वाइस्ट होकर किसी का मूल्यांकन करिए, ठीक है। तो डलहौजी इस समय था। डलहौजी इस युद्ध में खुद गया और इसने दक्षिणीय बर्मा को मिला लिया। तो दक्षिणी बर्मा को मिला लिया, जिसको हम बोलते हैं पैगू का क्षेत्र। पोम और पेगू बोलते हैं जिसको। पोम और पेगू को अपने क्षेत्र में मिला लिया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो द्वितीय बर्मा युद्ध हमारा समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं तृतीय बर्मा युद्ध की ओर। तो तृतीय बर्मा युद्ध कब लड़ा गया, तो बहुत ज्यादा नहीं जानना है। तो 1885 ईस्वी में। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो है डफरिन। डफरिन। अगर आपको याद रखने के लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना भारत में हुई थी लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, उसी समय थर्ड बैटल ऑफ बर्मा लड़ा गया था। तो ठीक है, इनके माध्यम से हमने बर्मा को कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार हम फिर फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, हमने नेपाल को पढ़ लिया, भूटान को पढ़ने की नीड नहीं थी, हमने बर्मा को पढ़ लिया। अब हमारे पास एक विकल्प बचा है, जो बचा है अफगान नीति। अफगान नीति को हम थोड़ा पढ़ेंगे, और अफगान नीति को पढ़ने के बाद हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। एक मिनट मैं ये देखना चाहूंगा।
कि रिकॉर्डिंग सही चल रही है कि नहीं। हाँ, बर्मा युद्ध। अब इसके बाद हम तीसरी ओर चलेंगे, तो तीसरे में लास्ट में हम एक और तीसरी बार में चलेंगे, देखते हैं। अब हमें पढ़ना है अफगान नीति। अंग्रेजों की अफगान नीति सबसे ज्यादा विवादित नीति, सबसे ज्यादा अंग्रेजों को हानि पहुंचाने वाली नीति, अंग्रेजों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा खराब करने वाली, तत्कालीन गवर्नर जनरलों को कटघरे में खड़ा करने वाली सबसे खतरनाक नीति थी अफगान की नीति थी। अफगान की नीति क्यों खतरनाक थी पहले तो मैं बताना चाहूंगा। पहले मैं ऐसे ही बता देता हूँ, फिर आप अफगान नीति के बारे में पढ़ेंगे। अफगान नीति पहले मैं लिख देता हूँ तो थोड़ा आपको दिखने में ठीक लगेगा। अंग्रेज अफगान नीति, अंग्रेजों की अंग्रेजों की अफगान नीति, अफगान नीति, अफगान नीति। अंग्रेजों की अफगान नीति। अब अफगान नीति क्या थी? अफगानिस्तान देख रहे हो, आज का जो अफगानिस्तान है वही अफगानिस्तान। अफगानिस्तान उस समय तक स्वतंत्र स्टेट के रूप में था। अफगान के लोग अपने सरदार थे, वो शासन करते थे। अब अंग्रेजों को आरंभिक दौर में ये लगा कि अफगानिस्तान कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस का शिकार हो जाए। अगर वो फ्रांस का शिकार हो जाएगा तो वहां से हमारे ऊपर आक्रमण हो जाएगा, क्योंकि भारत का मैप अगर ये है तो अफगानिस्तान की स्थिति ये थी, तो वहां से आक्रमण होने के अफगानों को, अफगान के रास्ते भारतीय अंग्रेजों को लगता रहा, अंग्रेज को लगता रहा, भारत के उपनिवेश स्थापित किए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि विदेश का आक्रमण इस रास्ते से हो जाए। चलिए ठीक है, एक डर था। और फिर बाद में कुछ ईरान की स्थितियां बदलेंगी, उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बदलेंगे, रूस से मित्रता बढ़ेगी, और जो अफगान के शासक होंगे वो भी अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहेंगे, क्योंकि उस समय थोड़ा आपको यहाँ से सिख साम्राज्य की ओर कनेक्टिविटी करना होगा। इसके पिछले क्लास में इसलिए मैंने अफगानियों की और रणजीत सिंह के मध्य में क्या संबंध थे, शाह शुजा की क्या स्थिति थी, दोस्त मोहम्मद क्या चाहता था, किस प्रकार रणजीत सिंह ने क्या बोलते हैं अफगान के कुछ क्षेत्रों को, पेशावर को अपने नियंत्रण में कर लिया था, तो उसके बारे में मैंने इसलिए लिंक कर दिया था क्योंकि आपको यहाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो आपको थोड़ा ये देखना होगा। चलते हैं अब अफगान की ओर। तो अफगान को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना पड़ा? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अफगानियों के लिए 3 युद्ध लड़ने पड़े। तो अफगान से कितने युद्ध लड़ने पड़ेंगे? तो अफगान से इन लोगों को 3 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। कितने युद्ध लड़ने पड़ेंगे? तो टोटल 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 3 युद्ध लड़ने पड़ेंगे। उन 3 युद्धों में कब कब लड़ना पड़ेगा तो थोड़ा मैं ये भी बता दूं, फिर आगे चलते हैं। तो 3 युद्धों में पहला युद्ध जो होगा वो 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी तक, और दूसरा जो होगा वो होगा 1878 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक मान सकते हैं, और तीसरा होगा 1919 ईस्वी, 1878 ही मानिए, वहाँ 1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी। तो ये जो है वो 3 अफगान युद्ध हैं। इन 3 अफगान युद्ध में अंततः अफगान को एक स्वतंत्रता के रूप में वर्चस्व बना रहेगा। उसके आंतरिक मामलों में अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि अंग्रेज सब भारत में शासन करने लगे तो इन लोगों ने प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से हम अफगानिस्तान को भी उसी स्थिति में ले आए जिस स्थिति में भारत था, और भारत का उपनिवेश था तो हम सोच रहे हैं अफगानिस्तान को। लेकिन अफगानिस्तान की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत दुर्गम थी, पहाड़ी रेगिस्तानी इलाका था, मौसम विपरीत था, अंग्रेजों के लिए अनुकूल नहीं था, और अफगानों की जो शासन सत्ता रही थी और उनमें जो नियंत्रण की व्यवस्था थी वो खासकर सरदार प्रधान रही थी, और उन लोगों ने राजतंत्र या ऐसे शासक को कभी स्वीकार नहीं किया था कि वो कोई भी रहे और उन पर प्रभुत्व जमा पाए, क्योंकि अफगान एक स्वतंत्र जाति थी, स्वतंत्र प्रिय जाति थी।
और वो ये नहीं चाहती थी कि कोई हम पर प्रभुत्व जमाए, ना तो वे चाहती थी अंग्रेज प्रभुत्व जमाए, ना रसिया प्रभुत्व जमाए, इसलिए प्रभुत्व की राजनीति से वो कहीं दूर थे। लेकिन शक्तिशाली कम थे, और जब शक्तिशाली कम थे तो शक्तिशाली जब कम रहेंगे तो निश्चित ही है शक्तिशाली कम होंगे, और वहीं ब्रिटेन सरकार ज्यादा शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली में जब ये कमजोर और शक्तिशाली में युद्ध होगा तो जीतेगा तो शक्तिशाली। लेकिन आप देखेंगे कि इन दो युद्धों में भी अंग्रेज अफगान को अपने नियंत्रण में नहीं कर पाए थे। जब पहला अफगान युद्ध लड़ा गया था तो अंग्रेजों को विजय मिली, दूसरे में विजय मिली, लेकिन अंग्रेजों ने सोचा कि हम अपने फेवरेट व्यक्ति को वहां का शासक बना दें और हम इन पर रूल करते रहे, तो ये नीतियां अंग्रेजों की कभी सफल नहीं हुई। और अंग्रेजों की जो पहली अफगान नीति थी बहुत बुरी असफल हुई। उसके असफल के क्या प्रभाव थे तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम थोड़ी पृष्ठभूमि आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि अफगान नीति आपके माइंड में एकदम क्लियर होगी, इसलिए हम थोड़ी पृष्ठभूमि पढ़ा देंगे, जिससे आपको थोड़ा समय तो जाएगा, लेकिन आपके लिए हमेशा ये याद रहेगा कि अफगानों की पॉलिसी में ब्रिटेन सरकार ने क्या क्या किया था। तो हम चलते हैं, हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहली, प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध। अगर आपको शॉर्टकट पढ़ना हो तो आप इतना ही जानिए कि प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 तक रहा, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड था। बस, अगर आपको इतना जानना है तो इतना ही जानकारी एग्जाम में जरूरत होती है, इतना धरिए। और दूसरा, जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे कि लॉर्ड लिटन जो का, लिटन गवर्नर रहेगा। तो आप इन दो चीजों को ध्यान रखिए, इन दो चीज। और यहाँ अगर देखें तो चेम्सफोर्ड जो है, चेम्सफोर्ड, इन तीन चीजों के अलावा कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको इतना पढ़ना हो शॉर्टकट तो आप स्किप करके आगे चले जाएंगे, वीडियो आपका क्लियर हो गया। आप इस वीडियो को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद अफगान नीति आपके लिए उस हिसाब से जरूरी नहीं है जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की जो नीतियां रही उनको थोड़ा विस्तार में जाने रहेंगे तो आपको इन फ्यूचर रहेगी, आपके एग्जाम में मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, इसमें आपको क्लियर रहेगा। देखिए, प्रथम अफगान युद्ध में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब है इसका बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड कैसा रहा था। आप समझिए, पहले अफगान जो था ये एक स्वतंत्र राष्ट्र था, तो स्वतंत्र देश था। ठीक है, वो मुगलों के अधीन रहा था, ये सब चीजें हमें यहाँ डिस्कस करने की नीड नहीं है, वो उतने डिटेल में जाने की नहीं। तो एक मान लीजिए स्वतंत्र अपनी स्थिति में ये है, क्योंकि उतने डिटेल में जाएंगे तो हमें इतनी कोई जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि अफगान राज्य की, आधुनिक अफगान राज्य की जो स्थापना की थी वो अहमद शाह अब्दाली ने की थी। अब्दाली ने की थी, अब्दाली। तो अब्दाली के द्वारा आधुनिक अफगान शासन की व्यवस्था की गई थी, स्थापना की गई थी। अब्दाली की मृत्यु हो जाने के बाद तैमूर शाह अब्दाली शासक बना। तैमूर शाह अब्दाली की मृत्यु हो जाने के बाद कुछ और शासक हुए, जिसमें जवान शाह हुआ। जवान शाह की मृत्यु हो जाने के बाद एक शासक बना जिसका नाम था शाह सुजा। शाह सुजा, शाह सुजा जब काबुल की गद्दी, सॉरी, अफगान लिखूंगा मैं यहाँ, अफगान की गद्दी पर बैठा, अफगान की गद्दी पर बैठा, तो उसी समय कुछ लोगों ने, इसके सगे संबंधियों ने, महमूद आदि ने, उनके नाम की जरूरत नहीं है, षड्यंत्र रचा। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद, दोस्त मोहम्मद की सहायता से शाह सुजा को भगा दिया, और भगाकर इसने आकर भारत में शरण ली। और शाह सुजा सबसे पहले गया कहाँ, रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह कौन थे तो मैंने बताया था, रणजीत सिंह जो थे वो उस समय सिख साम्राज्य के
संस्थापक थे, सिख साम्राज्य को बड़ा बनाया था और सिख साम्राज्य में शुक्र मसल के प्रमुख थे और इनका भी सपना था कि अफगान के कुछ क्षेत्र हम जीत लें। तो वो गया, शाह सुजा गया और रणजीत सिंह को यहीं पर इसने कोहिनूर हीरा दिया था। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि ये था कि आप मुझे हेल्प करिए जिससे मैं दोबारा अफगान की गद्दी को प्राप्त कर लूं। तो अफगान की गद्दी को प्राप्त करने के लिए, इस अफगान की गद्दी प्राप्त करने के लिए शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये चाहता है शाह सुजा कि अफगान की गद्दी इसको वापस मिल जाए। लेकिन यहाँ पर रणजीत सिंह ने मना कर दिया, कुछ शर्तें रखी, नहीं मानेंगे, उन शर्तों में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मना कर दिया। और शाह सुजा कहाँ चला जाता है? तो शाह सुजा चला गया अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के पास चला गया। और अंग्रेज उसी समय, कुछ समय के अंग्रेजों ने उसको संरक्षण दे दिया और एक संरक्षण के तौर पर ये यहाँ रहने लगा। अब अंतरराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा था, अंतरराष्ट्रीय स्थिति में परिवर्तन हो रहा था। अब हमको देखना होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर में, अंतरराष्ट्रीय स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा था कि फारस का शासक जो था, फारस का जो शासक था वो भी जीतना चाहता था और रूस की सहायता से, तो रूस की सहायता से फारस का शासक चाहता था कि अफगानिस्तान में काबुल, कंधार वगैरह वो जीत ले। इसलिए युद्ध की स्थितियां बनी हुई थी। फारस का शासक का उद्देश्य था, क्योंकि फारस का शासक, सॉरी, रूस और फारस के शासक मित्र थे, उसके माध्यम से वो अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में करना चाहते थे। स्थितियां इस प्रकार की बाहर बेडोल हो रही थी। अब अंग्रेजों को इस चीज की बेचैनी हो रही थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि रूस और फारस मिलकर अफगानिस्तान जीत रहे और अफगानिस्तान पर अगर इनका नियंत्रण हो जाएगा तो हमारी अंतरराष्ट्रीय सीमा को खतरा हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह भी थी कि अंग्रेज एक वैज्ञानिक सीमा चाहते थे, एक वैज्ञानिक सीमा चाहते थे। अब वैज्ञानिक सीमा क्या होती है? वैज्ञानिक सीमा का मतलब है कि आपने जब मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हैं तो मुगल साम्राज्य में आप देखते हैं कि अकबर ने वहीं जाकर काबुल के क्षेत्र में अपना नियंत्रण बना दिया था, क्योंकि उत्तर पश्चिम से बुलंद दर्रे से होने वाले आक्रमण को वहीं रोका जा सकता था। क्योंकि उत्तर पश्चिम में कहीं से आक्रमण होंगे, अगर अफगानिस्तान में आपकी राजनीतिक स्थिति, सामरिक स्थिति मजबूत है तो वहां से उत्तर पश्चिम से आपको कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि आक्रमण कर देगा, तो दूरी बहुत थी, अंग्रेज उसको रोक सकते थे, लेकिन नीतियां तो नीतियां होती हैं। अभी तक अंग्रेजों ने ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई थी। और अफगानिस्तान में कुछ संधि शर्तें चलती रहती थी, उतने हम मैं डिटेल में गया नहीं हूँ, उसकी जरूरत नहीं है। तो अब स्थितियां ये थी। अब वहां क्या बोलते हैं, फारस का शासक जीतना चाहता है। अब भारत का गवर्नर उस समय बनकर आ गया लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड कौन है? तो भारत का ये गवर्नर है। तो लिख लीजिए आप, गवर्नर है। लॉर्ड ऑकलैंड भारत का गवर्नर आ गया बनकर, और इसने एक नीति अपनाई जिसको बोला जाता है फॉरवर्ड पॉलिसी, अग्रगामी की नीति, अग्रगामी की नीति, अग्रगामी की नीति। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी भारत में अपनाने वाले दो व्यक्ति हैं, जिसमें एक नाम है ऑकलैंड का और एक व्यक्ति और आएगा जिसका नाम है लॉर्ड लिटन। तो आप यही ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन। वो कब आएगा? वो आएगा 1878 के दौर में, जब दूसरी अफगान युद्ध होगा। तो अफगान में अग्रगामी नीति का मतलब है, अग्रगामी नीति को आप थोड़े शब्दों में समझें तो अग्रगामी नीति का मतलब है कि अंग्रेज स्वयं अफगानिस्तान में जाएंगे और वहां की सत्ता में हटा देंगे और अपने व्यक्ति को बैठा देंगे। मतलब प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान की सत्ता में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों का उद्देश्य है। यही फॉरवर्ड पॉलिसी। तो तब तो पता हो गया फॉरवर्ड पॉलिसी क्या है, कि अंग्रेज खुद जाएंगे वहां को, सत्ता को तहस नहस करके अपने व्यक्ति को बैठा देंगे। ठीक। अब लॉर्ड लिटन क्या चाहता है कि हम किसी भी प्रकार से ब्रिटेन को, रसिया, ब्रिटेन को अफगानिस्तान में जीत दिलाएंगे। ठीक है भैया, स्थिति इतनी चलती रही। अब अंग्रेजों को दो चीजें चाहिए थी।
अब वो किस रास्ते अफगानिस्तान पर आक्रमण करेंगे? रास्ते दो थे। एक रास्ता था सिंध होते हुए, और दूसरा स्थान था दूसरी जगह थी जाने के लिए सिख साम्राज्य से पंजाब के क्षेत्र से। पंजाब में शक्तिशाली सिख साम्राज्य के रणजीत सिंह का अधिकार है, उनका साम्राज्य, वहां से तो उनका मुश्किल था। इसलिए इस समय क्या बोलते हैं, सिंध की स्थिति कमजोर थी, इसलिए सिंध के अमीरों के साथ सहायक संधि कर कर अंग्रेजों ने जबरन सिंध के रास्ते से अफगान युद्ध के लिए सेना भेजी, और अफगान युद्ध जो था वो सिंध की जमीन पर लड़ा जाएगा। तो इतना आपको अभी तक पता लग गया है, ठीक है। अब देखो, अब लार्ड अब जो ऑकलैंड आया, ऑकलैंड ने एक संधि की, एक संधि की। ये संधि जो है वो हुई 1838 ईस्वी में। इस संधि में त्रिपक्षीय लोग थे, और तीन पक्षों में कौन कौन थे? तो एक थे रणजीत सिंह, दूसरा ऑकलैंड स्वयं, ऑकलैंड स्वयं, और तीसरे व्यक्ति थे, क्या बोलते हैं, शाह सुजा। वही शाह सुजा जो जो अफगानिस्तान से भगाए गए थे। इन तीनों ने रणनीतिक रूप से ये कह दिया कि हम लोग मिलकर आक्रमण करेंगे, लेकिन इसमें रणजीत सिंह की सेना नहीं जाएगी। लेकिन रणजीत सिंह ने ये कह दिया कि हम सिंध पर अपने अधिकार त्याग देंगे, और सिंध में अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार कर लेंगे, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये रखिए, 1838 में एक संधि हो गई। अब इस संधि के बाद अब सिंध के अमीरों को भी मिलाया गया, और सिंध के अमीरों ने जब हाँ कर दी, सिंध के अमीरों ने 1839 ईस्वी में एक सहायक संधि की, और अंग्रेजों की सेना सिंध के रास्ते अफगान में पहुंची, मतलब अफगान के किनारे पहुंची। और अब अंग्रेज चाहते हैं कि वहां से दोस्त मोहम्मद को हटाकर, वहां से दोस्त मोहम्मद को हटाकर किसे शासक बना दें? तो शाह सुजा को शासक बना दें, क्योंकि शाह सुजा इनकी कठपुतली होगी, और कठपुतली के नाते ये व्यक्ति चाहते थे। इसलिए इस युद्ध में दोस्त मोहम्मद अंततः हार गया। उसको गिरफ्तार कर कर भारत ले आए। भारत में एक क्षेत्र में लोगों ने उसको पहले रख दिया, और शाह सुजा को गद्दी पर बैठा देते हैं। युद्ध की स्थिति कब है? 1839 से लेकर 42 तक युद्ध चलता रहा। इसमें बड़ी सेना अंग्रेजों की गई थी, अंग्रेजों की सेना इसमें विजयी हुई। अंततः शाह सुजा हार गया, सॉरी, दोस्त मोहम्मद हार गया, और दोस्त मोहम्मद को पकड़कर ये भारत लाए। अब शाह सुजा जो था अफगानिस्तान का राजा बन चुका था, अमीर बन चुका था, सुल्तान बन चुका था, ठीक है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों ने ये मामला पसंद नहीं किया, क्योंकि अफगान जाति स्वतंत्र प्रिय थी, और अफगानों को ये बुरा लगा कि कोई भी शासक मेरा हो, वो ब्रिटेन से, अंग्रेजों के माध्यम से अगर मेरे देश में आया है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और लोगों ने विरोध किया। अंततः कई अंग्रेजों की हत्या कर दी गई। जितनी अंग्रेजों की सेना थी, उस सेना में से कुछ लोग ही जिंदा बचे, बाकी मार दिए गए। इसलिए अंग्रेजों की पहली जो नीति थी अफगान की, वो तहस नहस हो गई, बर्बाद हो गई। सुनते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कुछ हजार सैनिक भी लौट कर नहीं आए, बाकी सब सैनिक अफगानिस्तान में मारे गए। और इस मारे हुए सैनिकों में संख्या बहुत अधिक थी। अफगानों की नीति में अंग्रेज बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए थे, और पराजित इतने बुरे हुए थे, पराजित इतने बुरे हुए थे कि ऐसा कभी एग्जाम्पल पेश नहीं हुआ था। अंग्रेजों की वो महत्वाकांक्षा जिसमें वो कहते थे अपराजित है, हमें कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन इस युद्ध में वो हार गए। क्योंकि इस युद्ध की हार से ही बाद में 1857 की क्रांति में लोगों को एक आत्मविश्वास रहेगा कि अंग्रेज भी हार सकते हैं। तो प्रथम अफगान युद्ध की पृष्ठभूमि ये थी। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं द्वितीय अफगान युद्ध। द्वितीय अफगान युद्ध, द्वितीय अफगान। अब इसमें हमें कोई डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रथम युद्ध के बाद द्वितीय में ऐसी कोई नीड नहीं है कि इतना गहराई से हमें जाना है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, कब हुआ है? तो ये हुआ है 1878 ईस्वी में। 78, तो 1878। गवर्नर जनरल भारत का कौन है? तो गवर्नर जनरल इस समय भारत का जो है वो लॉर्ड लिटन है। लिटन, लॉर्ड लिटन यहाँ का गवर्नर है। क्योंकि प्रथम अफगान युद्ध के बाद द्वितीय अफगान युद्ध के बीच में एक, जैसे मैं कहूँ, ये हुआ था प्रथम अफगान युद्ध, ठीक है, और ये हो रहा है द्वितीय अफगान युद्ध। तो यहाँ 1840 मान लेता हूँ, और यहाँ मान लेता हूँ मैं 1880, एक मोटे मोटे तौर पर
तो ये जो 40 साल का जो फर्क था, 38-40 साल का, इसमें अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसको हम बोलते हैं आक्रमणता की सिद्धांत, आक्रमणता की पॉलिसी, आक्रमणता की नीति। इस आक्रमणता की नीति का जो जन्मदाता था वो था लॉर्ड लॉरेंस या हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस। तो आपको ये पता लग गया कि आक्रमणता की सिद्धांत किसने, किस नीति की उदाहरण है, अफगान नीति का। और इसको किसने चालू किया था, तो क्या बोलते हैं, लॉर्ड लॉरेंस ने। लॉर्ड लॉरेंस ने इस शासन, इस समय से इस समय तक अफगानिस्तान के प्रति ये नीति इसलिए अपनाई थी कि हमें अफगान में कोई सत्ता में परिवर्तन नहीं करना है, हमको जो अमीर बन जाएगा हम उसको समर्थन कर देंगे। और इसने अपने जीवन पर्यंत ऐसा ही किया, और आगे वाले लोगों ने भी ऐसा किया। और अफगान में शासन चलता रहा, वहां दोष होते रहे, लड़ाइयाँ होती रही, युद्ध भी होते रहे, स्थितियां बनी रही। इसलिए बाहर अब ब्रिटेन में सब सरकार की चेंजमेंट हुआ, सरकार का बदलाव हुआ। तो सरकार ने कहा कि हमारी ये जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के लिए, ये अस्थिर पॉलिसी है, हमें कोई स्थिर पॉलिसी चाहिए। हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जिससे हम अफगान की नीति क्लियर तो कर पाए, हमारे पास ये विजन तो हो कि अफगानिस्तान हमारा है कि नहीं है। क्योंकि वहां दूर बैठे हुए इंग्लैंड के लोगों को ये आकलन ही नहीं था कि अफगानिस्तान की स्थितियां क्या हैं। जबकि लॉरेंस बहुत अच्छे से जानता था कि अफगानिस्तान के लोग स्वतंत्र प्रिय हैं और हमारी पॉलिसी यहाँ सफल नहीं हो जाएगी। लेकिन अंततः लिटन जो है वो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, और इसने फिर वही पॉलिसी अपनाई जो इसके पहले किसने अपनाई थी, तो आपको पता है ऑकलैंड ने अपनाई थी, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब अग्रगामी विचारधारा, अग्रगामी नीति। ठीक है। इस नीति के अनुसार इसने आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद फिर एक बार अंग्रेजी सेना विजित हुई, फिर अफगानिस्तान की सेना हार गई। और इस बार लिटन की नीति अच्छी थी, बहुत अच्छे से सोच समझ कर अंजाम दिया गया था, और नीति लगभग सफल थी। लेकिन नीति में जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि इसमें लिटन चाहता था कि एक रेजिडेंट हमारा काबुल में स्थायी रहे। अगर इतने तक सीमित रहती ये संधि कि ठीक है आप हार चुके हैं, आपको हमारी शर्तें माननी होंगी और शर्तों के अनुसार शासन चलेगा, मान जाते। लेकिन इन्होंने कहा कि एक स्थायी रेजिडेंट हमारा रहेगा। फिर वही स्थिति हुई, फिर अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई, स्थिति वही रही। फिर उसके बाद भी अस्थिरता आई, शून्यता आई, स्थिति चलती रही। अंततः एक और युद्ध देखने को मिलेगा आपको, जो मिलता है थर्ड अफगान युद्ध। अफगान युद्ध, थर्ड अफगान युद्ध जो कब मिलता है, तो ये मिलता है 1919 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध का दौर था 1818 से 1814 से 18 के दौर था। उस युद्ध में अफगान लोगों ने भारत की बाउंड्री पर कुछ आक्रमण कर दिए, उन आक्रमणों में अंततः सफल नहीं मिली। और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो नीति थी अफगानिस्तान के प्रति बदल गई, और बदलने में इस प्रकार बदली कि जिस प्रकार इस प्रकार बदली, जैसे कि पता मैं, इस प्रकार बदली कि अब इन लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया कि अब अपने हिसाब से आप स्वतंत्र रहिए, आप अपना शासन चलाते रहिए। तो ये थी अफगान नीति। इसके अंतर्गत मैं आप एक बार फिर प्रथम स्लाइड पर ले चलता हूँ, और आप देखिए इसमें मैंने आपको नेपाल वाला मामला क्लियर कर दिया, भूटान पढ़ना नहीं था, म्यांमार और अफगान। एक हम छोटा सा एक टॉपिक और आपको इसमें बता देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। एक भूटान के साथ बता देता हूँ, भूटान, भूटान भी एक है, तो भूटान के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। भूटान, आंग्ल भूटान, आंग्ल भूटान, आंग्ल वर्सेस भूटान, भूटान। तो अंग्रेजों ने एक संधि की थी जिसका नाम था लहासा की संधि, लहासा की संधि, लहासा की संधि ये हुई थी 1904-05 ईस्वी में। तो 1904-05 ईस्वी में इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन, वही कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया था। तो इसके माध्यम से भूटान को भी नियंत्रित कर लिया गया था। भूटान, उनके कुछ सामरिक महत्व के दर्रे थे, उन पर ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण हो गया था। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपको मैं एक बार फिर स्लाइड के माध्यम से फिर स्टार्ट से बता देता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा था। तो इसके दौरान मैंने नेपाल नीति, भूटान नीति, म्यांमार, अफगान नीति पढ़ाई है। तो उसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं
कि सबसे पहले मैंने नेपाल की वो सारी पृष्ठभूमि बताई जिसके माध्यम से नेपाल युद्ध हुआ था। नेपाल के युद्ध में कौन सी संधि थी, उन संधि की शर्तें क्या थी, उससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। उसके बाद आपने अफगान म्यांमार के प्रति बर्मा के युद्ध जो 3 युद्ध लड़े गए, उन 3 युद्धों को विस्तृत से पढ़ा। कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, इनकी क्या स्थितियां थी, वो भी पढ़ा। और वहीं फिर आप इस पर आ जाइए। इसमें अफगान नीति में फॉरवर्ड पॉलिसी क्या थी, अग्रगामी विचारधारा क्या थी, आक्रमणता की लॉरेंस की नीति क्या थी, उसके बाद रिपन लिटन की क्या नीतियां थी वो भी पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको भूटान के बारे में भी बता दिया है। और इससे संबंधित जो भी पीडीएफ ये है वो मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।